गुड इवनिंग। स्टार्ट करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के नेक्स्ट लेक्चर से। ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल क्या है? ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। अच्छा, रदरफोर्ड मॉडल था कैसा? वो क्या कैसा था कि बोले थे कि एक सोलर सिस्टम की तरह अज्यूम करने के लिए, जिसमें क्या होगा कि न्यूक्लियस आपका कहाँ पे होगा? सेंटर में, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो कहाँ पे होंगे? वो होंगे जैसे अर्थ, दूसरे प्लैनेट्स जो ऑर्बिट करते हैं अराउंड द सन, सेम उसी तरीके का, ठीक है ना। इस तरीके का मतलब एक मॉडल रदरफोर्ड दिए थे। उनका कहना था कि न्यूक्लियस जो होता है उसके अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, जस्ट एज द सन मूव्स। सन के अराउंड कौन मूव करता है? जैसे अर्थ या डिफरेंट प्लैनेट्स मूव करते हैं, ठीक है। उसी तरह मतलब सोलर सिस्टम के ही तरह बनाने का कोशिश कर रहे थे। बोल रहे थे कि हम लोग का जो मतलब एटम का जो मॉडल होगा वो किसके तरह होगा? एक सोलर सिस्टम की तरह होगा। तो यहाँ पे दिक्कत क्या था अब इस मॉडल में समझने में? वो ये था कि सन और अर्थ या फिर सन या डिफरेंट प्लैनेट, दीज आर नॉट चार्ज बॉडीज फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। ये चार्ज बॉडीज नहीं है, दीज आर नॉट चार्ज बॉडीज, ठीक है। मतलब जैसे अगर मान लो सोलर सिस्टम की तरह का सोचा भी जा रहा है तो सन और अर्थ चार्ज नहीं है, लेकिन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो चार्ज है। मतलब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है और जब इलेक्ट्रॉन मूव करे तो चार्ज है। तो मतलब वो चार्ज, दीज आर नॉट चार्ज बॉडीज, ठीक है। बट यहाँ पे जो हम इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और जो प्रोटॉन ले रहे हैं, बेसिकली ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस याद रखना कि न्यूक्लियस का डिस्कवरी जिस समय रदरफोर्ड किए थे उस समय उनको ये नहीं पता था कि इसके अंदर न्यूट्रॉन्स भी हैं, ठीक है। तो न्यूट्रॉन्स का डिस्कवरी बहुत लेट हुआ था। तो उस हिसाब से बोलो तो अभी अभी रदरफोर्ड जब मॉडल दिए तो उनके लिए अंदर में क्या था? प्रोटॉन्स। अंदर में क्या था? प्रोटॉन्स। और ये जो ऑर्बिट में घूम रही है क्या आपका? इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स है क्या? ये दोनों आपका चार्ज बॉडीज है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स क्या है? ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स है, ठीक है। तो फिर तो बोलो यहाँ भी बोल सकते हो तो क्या हो गया, है ना। चार्ज पार्टिकल्स है तो क्या हो गया? सोलर सिस्टम की तरफ मूव कर रहा है। दिक्कत ये है कि ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है ना। दो केसेस अगर अज्यूम करते हैं, मान लो कि एक केस अज्यूम करते हैं कि स्टेटिक है, इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहा ऑर्बिट पे, वो स्टेटिक है, एक केस ये मान लेते हैं। ऐसे तो ये घूम रहा है बेसिकली। अच्छा पहले यही जान लो, पहले ये क्या कर रहा है, क्योंकि जो सिस्टम बोले थे रदरफोर्ड वो क्या बोले थे? सोलर सिस्टम की तरह। तो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है, रिवॉल्व कर रहा है। अब रिवॉल्व कर रहा है तो दूसरा बात देखो, ये कौन सा पाथ है बेटा? ये सर्कुलर पाथ है। ये क्या है? सर्कुलर पाथ। और सर्कुलर पाथ पे अगर कोई भी चीज मूव कर रहा होगा तो वो एक्सेलरेटेड फॉर्म में होगा। क्या होगा? एक्सेलरेटेड फॉर्म में होगा। कोई दिक्कत? मतलब एक्सेलरेशन उसको मिला हुआ होगा। दिक्कत कहाँ पे आया? वो चीज पहला समय, पहला लिमिटेशन या पहला ड्रॉबैक कहाँ से आया? वो आया अकॉर्डिंग टू एक मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल एक थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, है ना। तो आप उसको बोल सकते हो, यहाँ देखो आपको एनसीईआरटी में भी यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये चीज आप यहाँ पे भी अगर अंडरलाइन करना चाहो तो कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ऑफ मैक्सवेल, ठीक है, क्लियर। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, electromagnetic theory, when a charged particle is accelerated, it emits energy, it emits energy in the form of electromagnetic radiation, in the form of electromagnetic radiation, ठीक है। ये एक थ्योरी है, ठीक है। अब ये थ्योरी और बात है कि ये भी क्लासिकल मैकेनिक्स के बेसिस पे ही है,
ठीक है, मतलब न्यूटन। देखो क्लासिकल मैकेनिक्स अभी इसके बारे में तो हम ज्यादा बात करेंगे, पहले उसको जान लो अच्छे से। जैसे मान लो अब यहाँ पे अंतर कहाँ पे आ रहा है, दोनों पर्टिकुलर सिचुएशंस को अगर देखा जाए तो अंतर कहाँ पे है। तो अंतर ये है कि ये यहाँ सन और डिफरेंट प्लैनेट सोलर सिस्टम को सोचा जाए तो ये लोग चार्ज नहीं है, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स क्या है, चार्ज है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, ये चार्ज पार्टिकल है, साथ ही ये सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, मतलब एक्सेलरेटेड मोशन में। एक्सेलरेटेड मोशन में मतलब ये एनर्जी धीरे धीरे लूज करेगा, और एनर्जी लूज करेगा मतलब ये ऑर्बिट धीरे धीरे क्या होते जाएगा, श्रिंक करते जाएगा। ऑर्बिट क्या करते जाएगा, श्रिंक करते जाएगा। और श्रिंक करते करते क्योंकि एनर्जी कंटिन्यूअसली लॉस हो रहा होगा, तो धीरे धीरे करके ये न्यूक्लियस में जाके बॉम्बार्ड कर जाना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा, ऐसा कुछ एटम के अंदर नहीं होता है। मतलब इसका मतलब है कि रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो मतलब सही नहीं है, क्योंकि अगर रदरफोर्ड का मॉडल सही होता तो इस तरीके का चीज देखने को कुछ मिलता। क्लियर है, ठीक है। तो इस वजह से रदरफोर्ड मॉडल का ये एक लिमिटेशन है, ठीक है। तो आप बोल सकते हो देन द electron in the circular path should lose energy and spiral into the nucleus. But that doesn't happen. ठीक है ना। यानी कि यही इनका लिमिटेशन था कि इस चीज को ये समझा नहीं पा रहे, है ना। मतलब रदरफोर्ड इस चीज के बारे में समझा नहीं पा रहे थे कि इलेक्ट्रॉन अगर सर्कुलर पाथ पे या फिर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, तो मूव करते करते वो एक टाइम के बाद क्या होगा, एक टाइम के बाद आपका क्योंकि चार्ज पार्टिकल है सर्कुलर पाथ पे एक्सेलरेटेड मोशन में है, तो एनर्जी लूज करेगा, और एनर्जी लूज करेगा तो एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, और एनर्जी लूज करेगा तो स्पाइरली मूव करके कहाँ चला जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा था। क्यों नहीं हो रहा है, रदरफोर्ड इसके बारे में फिर कोई सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए, जिसकी वजह से रदरफोर्ड मॉडल क्वेश्चनेबल रहा। कोई दिक्कत। अच्छा अब एक सिचुएशन सोचो, अब एक सिचुएशन ये सोचो कि मान लेते हैं ये स्टैटिक है ना, मतलब इलेक्ट्रॉन घूम नहीं रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व नहीं कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, ये स्टैटिक है। अगर स्टैटिक है तो फिर तो ये नॉर्मल सा बात है ना। अगर मान लो मैं स्टैटिक का सिचुएशन सोचते हैं, इलेक्ट्रॉन स्टैटिक है, उस केस में सोचे रिवॉल्व कर रहा है, अब सोच रहे हैं स्टैटिक है, तो स्टैटिक है तो नॉर्मल सा बात है ये नेगेटिव चार्ज, ठीक है, और ये क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन क्या करना चाहिए, न्यूक्लियस को खींच लेना चाहिए अपने तरफ, इलेक्ट्रॉन को कहाँ खींच लेना चाहिए, न्यूक्लियस खींच लेता है अपने तरफ, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। तो कोई एक्सप्लेनेशन पर्टिकुलरली इस चीज का भी रदरफोर्ड के पास नहीं। क्लियर, तो दिक्कत, ठीक है। तो दीज आर द टू लिमिटेशंस यू कैन से। और कुछ लिमिटेशन भी है जिसको हम बता देते हैं अलग से। द रदरफोर्ड मॉडल कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ द एटम, ठीक है, ठीक है ना, तो दिक्कत। ठीक है, तो Rutherford model can't explain the stability of the atom. कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये चीज दिमाग में रखना है कि यही क्या लिमिटेशन होगा, तो लिमिटेशन में आपको ये पार्ट लिख देना है, ठीक है। That does not happens, यही happens यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। The Rutherford can't explain the stability of atom. कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए और क्या है और देखते हैं। तो स्टेबिलिटी ऑफ एटम अगर मान लेते हैं स्टैटिक होगा तो फिर तो भी अपने तरफ खींच लेगा, है ना। देखो यहाँ नीचे में लिखा हुआ है द इलेक्ट्रॉन्स वर स्टेशनरी, ये भी डाल देते हैं, ठीक है। इफ द इलेक्ट्रॉन्स वेर स्टेशनरी
if the electrons were stationary, अगर स्टेशनरी होता तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस और अट्रैक्शन होगा बिटवीन किसके किसके बीच में, dense nucleus और electrons के बीच में, pull the electrons towards the nucleus to form a miniature version of Thomson's model of atom, जो कि नहीं हो रहा है, ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। तो यही इसका मेन लिमिटेशन है, ठीक है ना। अब दो केसेस इसमें ले लिए, एक रिवॉल्व करता हुआ केस, तो फिर मैक्सवेल के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के हिसाब से लिमिटेशन आ जा रहा है, और अगर स्टेशनरी मान रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स को तो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन जो होगा टेस्ट न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स को पुल टुवर्ड्स द न्यूक्लियस टू फॉर्म अ मिनिएचर वर्जन ऑफ थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। तो दिक्कत क्लियर है, तो ये चीज इसमें ध्यान में आप लोगों को रखना है। आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अनदर सीरियस, एक और ड्रॉबैक है तो इसको भी दिमाग में डाल लो, अनदर सीरियस ड्रॉबैक, serious drawback of the Rutherford model is that it says nothing about the electronic structure of atoms। तो दिक्कत है ना, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ भी ये नहीं बता पा रहे, मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर मतलब इलेक्ट्रॉन कैसे, आपको क्वेश्चनेबल हो गया ना, मैक्सवेल वाला तो दोनों पार्ट के बाद क्वेश्चनेबल हो गया। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरीके से है एटम के अंदर, उसके बारे में कोई आइडिया रदरफोर्ड नहीं दे पाए, स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं दे पाए। तो तीन हमने आपको पॉइंट्स बताए हैं, ये तीनों पॉइंट्स आप रदरफोर्ड मॉडल के लिमिटेशंस में लिख सकते हो। एक ये हो गया, ये पहला है, ठीक है, ठीक है, ये हो गया आपका दूसरा, ठीक है, दो लिमिटेशंस। तो बेसिकली ये पहला वाला यहाँ तक है, ठीक है ना, रदरफोर्ड मॉडल कांट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ। चले आगे बढ़ते हैं, अब आ जाते हैं हम लोग डायरेक्टली बढ़ते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के तरफ। तो किसके तरफ बढ़ते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के तरफ। तो डेवलपमेंट्स लीडिंग टू बोर मॉडल ऑफ एटम। बोर मॉडल ऑफ एटम अभी देखो स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इससे पहले आप लोगों को बहुत सारा चीज जानना है, जनरली 10th में इतना नहीं जानना रहता था, लेकिन अभी जानना है। तो रिजल्ट्स ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द स्टडीज ऑफ इंटरैक्शंस ऑफ रेडिएशंस विद मैटर have provided immense information regarding the structure of atoms and molecules. Niels Bohr utilized these results to improve upon the model proposed by Rutherford। मैंने मतलब रदरफोर्ड मॉडल जो दिए हैं उसी में अपना कुछ इम्प्रोवाइजेशन कर रहे थे, लेकिन ऐसे नहीं, बाय द ये एक स्टडी चल रहा था उसके इंटरैक्शंस ऑफ रेडिएशंस विद मैटर, ठीक है, ये स्टडी। और ये स्टडी में दो इंपॉर्टेंट पार्ट है, टू डेवलपमेंट्स प्लेड अ मेजर रोल इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एटम। दीज वेयर डुअल कैरेक्टर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है, मतलब रेडिएशंस के पास दोनों नेचर है, वेव का भी नेचर है और पार्टिकल का भी नेचर है, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स रिगार्डिंग एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो दो चीजों को क्या कहते हैं, बोर मॉडल मतलब मतलब बोर ने जब अपना मॉडल देना चाहा या फिर रदरफोर्ड के मॉडल को जब इम्प्रोवाइज करना चाहे, तो क्या हुआ कि दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट प्ले किया, ठीक है। वो क्या क्या था, एक था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का डुअल नेचर, और दूसरा क्या था एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ डिफरेंट एटम्स बोल सकते हो। बेसिकली उनका मॉडल हाइड्रोजन के लिए सही था, उनका मॉडल किसके लिए सही था, हाइड्रोजन के लिए। तो अब एक एक करके एक एक चीजों को पहले समझते हैं। पहले तो ये समझते हैं कि क्या होता है पार्टिकल नेचर और क्या होता है वेव नेचर। तो पहले अब जो है ना तुमको ये सारा चीज हम बताते हैं। तो पहले वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पहला क्या है टॉपिक, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, ठीक है। वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या बोलता है, तो देखो नॉर्मल सा बात है कि जितना भी रेडिएशंस है वो सारा रेडिएशंस आपका वेव है ना। कोई भी चीज अगर वेव होगा, देखो पार्टिकल का बाद में बताएंगे, पहले वेव का जान लो। अगर कोई भी चीज अगर वेव है, क्या है आपका वेव, तो ये दो प्रॉपर्टी को शो करेगा। एक प्रॉपर्टी होता है डिफ्रैक्शन, एक प्रॉपर्टी होता है डिफ्रैक्शन, और दूसरा प्रॉपर्टी होता है इंटरफेरेंस, ठीक है, इंटरफेरेंस, ठीक है। डिफ्रैक्शन का मतलब होता है, डिफ्रैक्शन मतलब होता है बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ लाइट ड्यू टू एन ऑब्स्टिकल, ठीक है। डिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है, बेंडिंग ऑफ रे ऑफ लाइट
रे ऑफ लाइट, लाइट बेसिकली नहीं बोलो, रे ऑफ बेंडिंग ऑफ रे ऑफ रेडिएशन, क्योंकि आप लोगों को देखो लाइट भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ही है, ठीक है ना। तो जो एक्चुअल टर्म यूज करेंगे वो रेडिएशन, कहने का मतलब है कि जो आप लोग स्पेक्ट्रम पढ़े थे 10th तक में 7 रंग का, वो एक्चुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का बहुत छोटा पार्ट है, ठीक है, बहुत छोटा सा पार्ट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आपका बहुत बड़ा है, उसमें आपका गामा रेज आ जाता है, एक्स रेज आ जाता है, इंफ्रारेड रेज आ जाता है, विजिबल रेंज जो लाइट हम लोग को दिखता है वो लाइट आ जाता है, तो अलग अलग तरह का लाइट आता है। तो बेंडिंग ऑफ द रे ऑफ रेडिएशन ड्यू टू ऑब्स्टेकल, तो ये बेंड जो चीज होगा ना वो वेव होगा, तो रेडिएशन ये बेंडिंग को शो करता है, डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी को शो करता है, तो इसीलिए ये वेव है, इसीलिए क्या है ये वेव है। द बेंडिंग ऑफ रे ऑफ रेडिएशन ड्यू टू एन ऑब्स्टेकल, ठीक है, ऑब्स्टेकल। इतना नहीं इसमें दिया होगा एनसीईआरटी में, वही वाला डेफिनेशन दे देते हैं, क्लियर यहाँ पे लिखा होगा, देखो आगे चल के दिया होगा, ये रहा दोनों का, ठीक है, तो दोनों यही डाल देते हैं उसमें। तो डिफ्रैक्शन, बेंडिंग ऑफ वेव अराउंड एन ऑब्स्टेकल, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टी जो शो करता है, कौन कौन सा प्रॉपर्टी, जैसा कि बताया इंटरफेरेंस ऑफ डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, ये दोनों चीज क्या होता है आपका, ये दोनों चीज आपका वेव कहलाता है। ये दो प्रॉपर्टी जो भी चीज शो करेगा वो एक वेव, वो क्या है एक वेव है, ठीक है। तो वेव को, वेव नेचर को ये दोनों प्रॉपर्टी डिटरमाइन करता है, तो these two properties can determine the wavelength। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है ना, जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है वो आपका सारा का सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये दोनों प्रॉपर्टी को शो करता है, मतलब वो सब वेव वेव है, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो अलग से बताना है इस बार, वो अब आप लोग को डाल देते हैं। तो ये रहा आपका एक्चुअल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो आप लोग 10th तक से, ये है स्पेक्ट्रम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम पूरा का पूरा, स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये है आपका, ठीक है। इसमें रेंज देख लो दिया हुआ है, क्वेश्चंस में कभी कभार बोलता है कि ये देख करके बताओ कि रेंज क्या होगा, ठीक है। तो इसमें देख रहे हो बहुत छोटा सा पार्ट आपका बस क्या है, विजिबल रेंज में, ठीक है, छोटा सा पार्ट है विजिबल रेंज, कोई दिक्कत, ठीक है। और ये आपके जो छोटा सा पार्ट है ना, यही 7 कलर्स जो आप लोग पढ़ते थे, तो ये था आपका व्हाइट लाइट का स्पेक्ट्रम। आप लोग सोचते थे इतना ही है, ऐसा नहीं है, स्पेक्ट्रम बहुत बड़ा है, लेकिन विजिबल रेंज इसमें बहुत छोटा है। तो इसमें गामा रेज भी है, एक्स रेज भी है, यूवी रेज भी है, इंफ्रारेड भी है, माइक्रोवेव भी है, एफएम भी है, एएम भी है, ये सब रेडियो वेव्स है बेसिकली, और लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये सारा आ जाता है इसमें। आप लोग को ये याद रखना, ये वेवलेंथ है और ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपका दिया हुआ है, ये पहले टर्म्स हम सारा समझा देते हैं आपको क्या है, ठीक ना, क्लियर है। तो वेव नेचर को हम लोग प्रिडिक्ट कैसे करते हैं, तो आपका कहते हैं, तो James Maxwell was the first to give the comprehensive explanation about the interaction between the charged bodies and behavior of electrical and magnetic fields at macroscopic level। याद रखना माइक्रोस्कोपिक लेवल नहीं, मैक्रोस्कोपिक मतलब बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं, ठीक है ना, एटम एटम के लिए नहीं, ऐसा सोचो एक एटम के लिए नहीं, वो मैक्रोस्कोपिक लेवल पे था। He suggested when electrically charged particles moves under acceleration, alternating electrical and magnetic fields are produced and are transmitted. These fields are transmitted in the form of waves known as electromagnetic waves or electromagnetic radiation। तो ये डेफिनेशन है, इस चीज को याद रखना, यहाँ से डेफिनेशन स्टार्ट है आपका व्हेन इलेक्ट्रिकली, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखो लाइट भी एक फॉर्म ऑफ रेडिएशन है, नोन फ्रॉम अर्ली डेज, speculation about its nature dates back to remote ancient times, ठीक है। In earlier days Newton light was supposed to be made up of particle corpuscles। तो न्यूटन लाइट जो था ना बोलते थे कि किस पार्टिकल से बना होता है, कॉर्पसल से, लेकिन ये जस्टिफाइड नहीं था, कहने का मतलब ऐसा कोई कुछ प्रूफ अभी तक नहीं मिला था कि हाँ वेव का पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है। तो एक मानना था लोगों का कि वेव का पार्टिकल नेचर होता है, अनलेस एंड अनटिल 2-3 एक्सपेरिमेंट्स जो आपके हुए, बाद में ये चीज जाके समझ में आया कि हाँ भैया वेव जो होता है मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वेव तो है ही, उनके अंदर पार्टिकल का नेचर भी होता है, वो हम आगे चल के बताएंगे, आप पहले वेव नेचर समझो। It was only in the 19th century
जब लोगों को समझ में आया, मतलब बहुत सारा, फिर अब उसमें एक्सपेरिमेंट्स होना स्टार्ट, है ना, बहुत सारा क्या चीज स्टार्ट हुआ आपका, आ, बहुत सारा आपका क्या बोलते हैं एक्सपेरिमेंट्स हो रहा था उस समय 19th सेंचुरी। तो वेव नेचर ऑफ लाइट आपका स्टेब्लिश हुआ। तो वेव नेचर कब स्टेब्लिश हुआ, लाइट का 19th सेंचुरी में, ठीक है। अभी पार्टिकल नेचर तो बाद में बात करेंगे, ठीक है ना। वेव नेचर स्टेब्लिश हो गया था। Maxwell has again to first to reveal the light waves are associated with oscillating electric and magnetic character. Although electromagnetic wave motion is complex in nature, we will consider here only a few simple properties. ऑसिलेटिंग है, जैसे मान लो कि बेसिकली जो रेडिएशंस बनता था वो ये ऐसा है, मैग्नेट बोलते ना कैसे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो ये है, ठीक है। ठीक है, देख सकते हो। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट है, ठीक है। क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट आपका रहा, तो देखो ये है डायरेक्शन ऑफ एक्स डायरेक्शन में वेव आपका प्रोपेगेट कर रहा है, किस डायरेक्शन में कर रहा है वेव, किस डायरेक्शन मूव कर रहा है, एक्स में। देखो अलग अलग प्लेन्स में, देखो ये वाला प्लेन में है ना आपका, बोल सकते हो एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में देखो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, और वाई जेड प्लेन में क्या बन रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। कहने का मतलब है कि जिस दो प्लेन में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उन दोनों के बीच का एंगल भी क्या है, 90 डिग्री है। तो दिक्कत ये चीज दिमाग में रखना। तो ऑसिलेट, वही बोल रहा है, ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय ऑसिलेटिंग चार्ज्ड पार्टिकल्स are perpendicular to each other and both are perpendicular to direction of the propagation of the wave। ठीक है, तो यही चीज इसमें दिया हुआ था, ये चीज आप लोग दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। और अब आ जाते हैं, हाँ सारा का सारा रहेगा, है ना। तो वी विल कंसीडर ऑल्दो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव complex in nature, we will consider here only a few simple properties। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज आपको वेव का ध्यान देना है। देखो वेव जो होता है वो कम्प्लेक्स है, कहने का मतलब आपको वेव के बारे में वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है 12th में जा करके, ठीक है। फिर उसके बाद वहां पे एटॉमिक एटम्स, जो एटम्स एंड न्यूक्लियाई पढ़ना है 12th में फिजिक्स में, वो भी इस चैप्टर से रिलेटेड होगा। तो ये चैप्टर समझोगे तो उधर समझ में आएगा। मेरे बाद अभी बहुत सारा चीज आप लोगों को ऐसा अभी समझाया नहीं जाता है, ठीक है ना। तो दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिसको आप लोग को दिमाग में रखना है, ये प्रॉपर्टीज वेव का आप लोग को ध्यान में रखना है, ठीक है। तो अनलाइक एक प्रॉपर्टी तो उधर हो गया कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों परपेंडिकुलर प्लेन में प्रोड्यूस होता है, और दोनों परपेंडिकुलर होगा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव से भी, ये चीज है, एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होगा। अनलाइक साउंड वेव्स और वाटर वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर अ मीडियम एंड कैन मूव इन वैक्यूम। याद रखिएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए मूवमेंट का, ये वैक्यूम में भी मूव कर सकता है, ठीक है। सनलाइट हम लोग तक पहुंचता है ना जी, ठीक है। It is now well established that there are many types of electromagnetic radiations which differ from one another in wavelength or frequency. These constitute what is called electromagnetic spectrum. Different regions of a spectrum, समा रेडियो गिवन, ये चीज क्या है इसके बारे में हम जानते हैं, ठीक है। तो ये चीज जैसा कि आप लोग को ऑलरेडी दिखा चुके थे, ठीक है, वही वाला है। कहने का मतलब है 4 पॉइंट्स हैं, कुछ कुछ और दिमाग में रख लो, ठीक है। ठीक है, तो क्या पॉइंट है, तो अलग अलग जैसा कि था स्पेक्ट्रम आप लोग को दिखाए थे, तो वैसे ही दिया हुआ है कि अलग अलग रेडिएशंस का स्पेक्ट्रम आप लोग को रहेगा। तो हर अलग अलग जैसे
आपका अल्ट्रावायलेट रीजन हो गया, है ना, फिर उसके बाद माइक्रोवेव रीजन हो गया, इंफ्रारेड रीजन हो गया, अलग अलग रहेगा। तो डिफरेंट काइंड ऑफ यूनिट्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। तो वेव पैरामीटर्स उसे क्या बोलते हैं, वेव पैरामीटर। देखो यही वाला चीज है ना। अब कोई भी चीज वेव क्या होगा, ये चीज कैसे पता करते हैं, दो प्रॉपर्टी से। तो वेव नेचर इज रिकॉग्नाइज्ड बाय दीज टू प्रॉपर्टीज। कोई दिक्कत, अगर कोई भी चीज ये दो प्रॉपर्टी को शो कर रहा है तो फिर वो क्या है, रिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस। और कोई भी रेडिएशन ये दोनों चीज को जरूर शो करता है। अब उसके बाद आ जाते हैं वेव पैरामीटर्स पे। तो ये डिफरेंट वेव्स थे जो बता चुके हैं, और अब आ जाते हैं वेव पैरामीटर्स पे। वेव को एक और तरीका है, अगर आप लिखना चाहते हो डेफिनेशन, तो आप इसको बोल सकते हो फ्लो ऑफ एनर्जी इन रिपीटेड साइकिल्स, इन रिपीटेड साइकिल्स, रिपीटेड साइकिल ऑफ टाइम, साइकिल ऑफ टाइम। ठीक है। और जब ग्राफिकली किसी वेव को रिप्रेजेंट करते हैं तो जैसे इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, एक वेव का रिप्रेजेंटेशन इस तरीके से होता है। ठीक है, ठीक है। ये वेव इसी तरीके से आगे भी बढ़ते रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि वेव यहाँ पे रुक गया, है ना। ठीक है, तो ये वेव अपना इस तरीके से चलता चला जाता है। ठीक है। अब इस वेव में मान लेते हैं ये टाइम अगर मान लो, ठीक है, तो देख रहे होगे, है ना, कुछ टाइम के बाद वेव का जो पैटर्न है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके का चीज रहता है। अब ये डायरेक्शन बेसिकली इंटेंसिटी को बोलते हैं। इंटेंसिटी क्या होता है ये थोड़ी देर बाद बताएंगे, पहले उससे भी बेसिक टर्म्स कुछ कुछ समझ लो। ठीक है, तो इंटेंसिटी आप ऐसा अगर लाइट के टर्म्स में ब्राइटनेस बोल, या फिर बोल तो आप नंबर ऑफ फोटोन्स पर, तो फोटोन्स अभी जान नहीं रहे हो, फोटोन्स अभी बताएंगे अगला क्लास में तो फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी ये वाला जान लो। तो अभी अभी कुछ कुछ टर्म्स है वो जान लो। तो वेव पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं तो उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो वेव पैरामीटर्स ये आपका होता है वेवलेंथ, ठीक है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी, ठीक है, वेव नंबर। ठीक है, आज के लिए लिख लो इतना, नेक्स्ट क्लास में इसको फिर हम करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे यहाँ से।